ने पिछले क्लास में संसाधन से संबंधित सारे टॉपिक को मैंने डील कर दिया था। आज हम लोग अगले क्लास को कंटिन्यू करते हैं, यानी सारे संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का नियोजन, संसाधन का विकास, संसाधन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम को चलाया गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। जितने भी ये सारे हमारे चैनल को देखेंगे सबको मैं गुड इवनिंग। अब हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग पीछे जो पढ़ लिए हैं उसका रिकैप कर लेते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन होता क्या है, इन सारे चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो संसाधन हमने उत्पत्ति के आधार पे पढ़ा, उपयोगिता के आधार पे हमने पढ़ा, स्वामित्व के आधार पे पढ़ा, विकास के आधार पे पढ़ा। हम लोगों ने सारे संसाधन को एक विस्तार पूर्वक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हम लोग संसाधन के नियोजन के बारे में देखेंगे कि संसाधन को कैसे हम लोग नियोजित कर सकते हैं, संसाधन को हम लोग कैसे नियोजित कर सकते हैं, संसाधनों का विकास कैसे हुआ, हमारे यहाँ कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए संसाधन को बचाए रखने के लिए। इन सारे चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं रवि सर, एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट से मैं जितने भी हमारे चैनल को देखेंगे मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे अपना कीमती समय निकालकर हमें जो भी जिस तरह के संसाधनों के अभाव में हम वीडियो बना रहे हैं उसको देखेंगे और सब्सक्राइब करें, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे ताकि हमारा मनोबल और भी बढ़ता रहे। तो हम लोग इन सारे चीज़ों को देखते हुए इस लॉकडाउन की स्थिति में बच्चों का सिलेबस पीछे नहीं रह जाए, इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसके अगले आज हम लोग संसाधन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी संसाधन आज के बाद ये आपका लास्ट क्लासेज है, इसमें आपका सारा संसाधन खत्म हो जाएगा और अगले क्लासेज में फिर से हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, आज ये लास्ट क्लास है और लास्ट क्लास के माध्यम से ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि संसाधन नियोजन क्या है। इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे क्या होता है संसाधन नियोजन, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तब तक कि थोड़ा सा आपको बता दें कि उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। इन सारे चीज़ों को हमें थोड़ा सा रिकैप कर लेना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? तो उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उपयोगिता के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, इन एक एक पहलुओं को हम लोग देखेंगे। इसमें कितने क्या क्या संसाधन होते हैं। हमें यह भी जानना जरूरी है कि कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, क्या होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं और विकास के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं दो प्रकार के संसाधन, एक को हम लोग बोलेंगे जैव संसाधन और दूसरे को बोलेंगे हम लोग अजैव संसाधन।
ये किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उसके बाद हम लोग उपयोगिता के आधार पे देखते हैं, तो वो आपका हो गया नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद हम लोग स्वामित्व के आधार पे देखेंगे या मालिकाना हक के आधार पे देखेंगे, तो वो 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विकास के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो विकास के आधार पे भी 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला आपका होता है संभावी संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा होता है भंडार संसाधन और चौथा होता है संचित कोष संसाधन। यानी इन सारे चीज़ों को हम लोग छोटी सी छोटी बातों को हम लोगों ने क्या कर लिया है, इन सारे चीज़ों का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम लोग संसाधन नियोजन के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन नियोजन क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं कि संसाधन नियोजन क्या होता है। क्या होता है? संसाधन नियोजन। क्या होता है संसाधन नियोजन? इसको हम लोग देखते हैं कितने प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधनों को नियोजित कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो क्या है संसाधन नियोजन? बोला कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके, यानी क्या करके, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन। तो ये विवेकपूर्ण क्या है, यानी अपने दिमाग से हमें संसाधनों को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम लोग उपयोग करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी क्या करेगी, इसका उपयोग करेगी। क्या हम लोग सारे संसाधन को हम ही समाप्त कर देंगे तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाएगी कि हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पर जीना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हम लोग सांस लेना, चलना फिरना घूमना ये सब मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, संसाधन का नियोजन करेंगे। तो संसाधन का नियोजन हम लोग कैसे करेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है, विवेकपूर्ण करके बोला है। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधन को नियोजित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन का दोहन से बचाया जा सकता है। यानी संसाधन को हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करके, संसाधन के दोहन का मतलब होता है ह्रास, उसकी समाप्ति, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। संसाधन नियोजन, यानी नियोजन का मतलब होता है बचाव, यानी संसाधन नियोजित करके किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए क्या है, अति आवश्यक, ताकि हमारे पास संसाधन रहेगा तो हम आगे आने वाले समय में क्या करेंगे, इसका विकास करेंगे। इन सारे संसाधनों के कारण ही हमारा क्या होगा, विकास होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे कैसे होता है, संसाधनों का विकास कैसे कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं कि संसाधनों का विकास, बोला कि संसाधन के विकास हो जाने से, जब संसाधन का विकास हो गया तो बाद में क्या किया, मनुष्य ने इन संसाधनों को अंधाधुन उपयोग किया, यानी जैसे मन तैसे इसका उपयोग करने लगा। और उपयोग करने से हमारे यहाँ निम्नलिखित समस्याएं आई, यानी इन सारे चीज़ों को, यानी जल का अधिक दोहन, हवा का, यानी जैसे इधर उधर करके एकदम कचरा, जहाँ मन कचरा फेंक देना, इन सारे चीज़ों से क्या गई, हमारे यहाँ समस्याएं आई। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने इन पे कार्य किया। जैसे कुछ समाज के व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का ह्रास हो रहा है, यानी जो हमारे समाज में जो लालची व्यक्ति हैं उनके कारण क्या हो रहा है, हमारे संसाधनों का ह्रास हो रहा है। बोला कि संसाधन कुछ लोगों के हाथ में चला गया है, जिससे हमारा समाज दो भागों में बंट गया है। क्या हो गया है, संसाधन कुछ लोगों के हाथ में चला गया है और हमारा संसाधन क्या हो गया है, दो भागों में बंट गया है। जो इसका भरपूर फायदा उठाता है वह आपका अमीर वर्ग कहलाता है, और जो इन संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाता है वह क्या कहलाता है, गरीब वर्ग।
तो ये संसाधन हमें कितने वर्गों में विभक्त हो गया है? 2 भागों में। एक जिसको इसका भरपूर उपयोग किया गया वह अमीर वर्ग कहलाया, और जो क्या किया, संसाधनों को यानी संसाधन जिसको नहीं मिला, जिसको उपयोग करने के लिए मिला ही नहीं, जिसने क्या किया, उस पर किसी तरह का कोई अधिकार है ही नहीं, वह क्या हो गया? वह गरीब वर्ग। तो ये संसाधन क्या हो गए, यानी 2 भागों में बट गया, और यह समाज के 2 पहलू हो गए। एक अमीर वर्ग जिसका अधिकार हुआ वह अमीर वर्ग, और जिसका अधिकार नहीं हुआ वो क्या हो गया? गरीब वर्ग। अब बोले कि संसाधनों के अधिक दोहन से क्या क्या हो रहा है, यानी हम लोग पानी का अधिक से अधिक, हवा का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं, मिट्टी, इनसे क्या हो रहा है हमारा, यानी उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उर्वरा यानी जो हम लोग क्या करते हैं, इतने उर्वरक का उपयोग करते हैं जिससे क्या होता है, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। तो इनसे हमें दोहन से क्या क्या हो रहा है, तो ओजोन परत में आप लोगों ने सुना होगा, जो क्या होता है हमारे पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल का यह हिस्सा है, उसी में आपका क्या पाया जाता है, ओजोन परत। तो ओजोन परत में छेद होने लगा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आने लगी है, और प्रदूषण जैसी समस्याएं। तो प्रदूषण जैसी समस्याएं कैसे मिल रही है, हम लोग किसी भी कल कारखाने को लगाते हैं तो उससे अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, वो क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ हम लोग खुले में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। हमारे इतने सारी गाड़ियां चल रही है, मोटर गाड़ियां चल रही है, इतने सारे कारखाने चल रहे हैं, किसी तरह का कोई वहाँ पे एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थाएं नहीं की गई है, जिसके कारण इतने सारे प्रदूषणों का सामना करना हमें पड़ रहा है। अब बोल रहा है आगे कि हम लोग संसाधनों के संदर्भ में महान दार्शनिकों एवं चिंतकों का क्या कथन है, यानी संसाधनों के बचाव के लिए जो हमारे यहाँ दार्शनिक रहे हैं, जो चिंतक रहे हैं, चिंतकों का क्या कथन है। तो उसमें हमारे यहाँ गांधी जी के कथन क्या है, हम लोग गांधी जी की कथन के बारे में जानेंगे कि गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने क्या कहा था, हम लोग इसको देखेंगे। तो गांधी जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए, उन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यानी संतुष्टि। यानी अगर हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास पेट भरने के लिए हर चीज है, लेकिन हमारे पास क्या है, संतुष्टि नहीं है। तो वही बोल रहे हैं कि पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। बोले कि हमारे समाज में लालची लोगों के कारण, जो हमारे समाज में इसका अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं, उन लालची लोगों के कारण क्या हो रहा है, यानी अधिक से अधिक हमारे संसाधनों का दोहन हुआ है। अब हमारे समाज के कुछ महान दार्शनिक हैं, कुछ चिंतक हैं, उन्होंने निम्नलिखित प्रकार से इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इन संसाधनों को बचाए रखने के लिए उन्होंने कार्यक्रम को चलाया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेघा पाटेकर, इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, यानी जैसे हम लोग गंगा बचाओ अभियान चल रहा है, उसी तरह से नर्मदा नदी के पानी को बचाए रखने के लिए मेघा पाटेकर ने एक योजना बनाई। उसी तरह सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की, यानी पेड़ पौधे को बचाए रखने के लिए क्या किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। उसी तरह एक संदीप पांडे हैं, उन्होंने वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, यानी जो वर्षा का जल होता है उसको हम लोग संचित कर से और कृषि योग्य भूमि का हम लोग क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक टॉपिक है सतत विकास। क्या है सतत विकास, तो हम लोग सतत विकास का मतलब होता है लगातार विकास। क्या होता है, लगातार विकास। तो बोल रहे हैं कि विकास की वह प्रक्रिया जो टिकाऊ बना रहे, योग्यताओं के आधार पे
आने वाले भावी पीढ़ी क्या करें, अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति करने के लिए सुरक्षित रखें। परंतु पर्यावरण की सुरक्षा के बिना विकास की प्रक्रिया, ये जो सतत विकास की प्रक्रिया है, इसको हम लोग पर्यावरण के सुरक्षा के बिना इसे हम लोग नहीं बनाया जा सकता है। यानी हम लोग एक नॉर्मल भाषा में इसको समझना चाहें तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को किसी तरह से कोई नुकसान न हो, यह हमारी योग्यताओं के आधार पे उसे आने वाले पीढ़ियां हमें क्या करें, उसका उपयोग करें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सतत विकास। चाहे वह अमीर वर्ग हो, चाहे वह गरीब वर्ग हो, सारे वर्गों का विकास हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सतत विकास। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सतत विकास। यानी कहने का मतलब है कि हमारा लगातार विकास। अब देखते हैं संसाधनों को बचाए रखने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, किस स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अनेक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन की वकालत सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में किसने किया था, क्लब ऑफ रोम ने की थी। यानी इसकी वकालत क्या किया गया, 1968 ईस्वी में क्या किया गया था, यानी क्लब ऑफ रोम ने की थी। हम लोग सबसे पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। यानी 3 प्रकार के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन कराया गया हमारे पर्यावरण को बचाए रखने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं। क्या है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? तो बोल रहे हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब से कब, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में। यानी बोला कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में होता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब से कब, तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में हुआ था। और यह 1992 ईस्वी में हुआ कहाँ था, तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में यह जगह था जहां पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब बोल रहा है इसमें कितने देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था, तो इसमें 178 देश के प्रतिभागियों ने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। इसको क्या करना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में आयोजित जो होने वाला था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसमें क्या किया था, इन लोगों ने भाग लिया था। यानी 178 देश के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अब बोल रहा है कि इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग एवं जैव विविधता यानी क्या क्या चीज़ों पे इनमें बात हुई। ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में किन किन चीज़ों पे बात हुई, तो हम लोग बात करते हैं किन किन चीज़ों पे। तो बोला है कि इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग पे बात हुआ, वन संरक्षण पे बात हुआ, जैव विविधता पे बात हुआ, कार्यक्रम 21 पे एवं एक रियो घोषणा पत्र पे समझौता किया गया। इन सारे चीज़ों पे क्या हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में बात हुई। तो बोल रहे हैं कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग तो जानते ही हैं, वन संरक्षण यानी पृथ्वी को बचाए रखना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जो भी हमारे पर्यावरण है, ये जिनसे सारे चीज़ों का ह्रास हो रहा है उसको हम लोग बचाए रखना। और एक आपका कार्यक्रम 21 और एक आपका बोला है कि रियो का घोषणा पत्र तैयार किया गया कि ताकि इनमें किन किन चीज़ों पे बात होगी। तो हम लोग देखते हैं कि कार्यक्रम अगला जो है कि कार्यक्रम 21 क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि UNCED के तत्वाधीन रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र। तो UNCED क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन
इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। अब आगे है कि कार्यक्रम 21 के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इस पर जो भी खर्च होगा, इन सारे कार्यक्रम पे जो 800 पृष्ठ का घोषणा पत्र तैयार किया गया है और इन सारे देशों में जो खर्च होगा, इस खर्च का वहन कौन करेगा? तो विश्व पर्यावरण कोष करेगा। यानी कार्यक्रम 21 में 800 पृष्ठ जो दस्तावेज तैयार किया गया और लास्ट में आया कि इन सारे चीज़ों को, इसका जो भी खर्च होगा, खर्च का वहन कौन करेगा? तो खर्च का वहन आपका विश्व व्यापार कोष या विश्व व्यापार संगठन करेगा। ये हम लोग क्या देख लिए? यानी ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देख लिए और हम लोग देख लिए कि कार्यक्रम 21 क्या है। यानी कार्यक्रम 21 कहने का मतलब है कि 800 पृष्ठ का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, उसमें जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया? इन चीज़ों को माना। यही आपका क्या है? कार्यक्रम 21। यानी हमें पृथ्वी पे जितने भी पर्यावरण को बचाए रखने के लिए यह कार्यक्रम की क्या की गई? शुरुआत की गई। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या पढ़ेंगे? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को देखते हैं, क्या है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। बोल रहे कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो ये जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है 23 से 27 जून 1997 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और बोल रहा है कि यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कब? 1997 ईस्वी में। कहाँ पे? किस जगह पे? तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन को हम लोग +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 ईस्वी में और आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका 1997 ईस्वी में आयोजित किया गया था। जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन था वो कब आयोजित किया गया था? तो 1997 ईस्वी में। कब आयोजित किया गया था? 1997 ईस्वी में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। हम लोग इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो +5 सम्मेलन के नाम से जानते हैं। आगे आपका आता है एक क्वेटो सम्मेलन। क्या आता है? आपका एक आता है क्वेटो सम्मेलन। बोला कि क्वेटो सम्मेलन दिसंबर 1997 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? दिसंबर 1997 ईस्वी में। और बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाए रखने के लिए यह क्या गया था? यह क्वेटो सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए यह जापान में, कहाँ? जापान में 1997 ईस्वी में क्वेटो सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? तो 1997 ईस्वी में, दिसंबर 1997 ईस्वी में यह आपका क्वेटो सम्मेलन जापान में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में कितने लोग भाग लिए थे? तो 159 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लिए थे। अब इस सम्मेलन में, क्वेटो सम्मेलन में बात क्या हुई थी? तो बोल रहे हैं कि इस सम्मेलन में 6 गैसों पे बात हुई थी। CO2, पहला आपका CO2, मीथेन, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये जो इनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में बढ़ रही थी, इस पे बात हुई थी। और इस सम्मेलन को
हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो हम लोग क्योटो सम्मेलन को ग्रीन हाउस सम्मेलन या हम लोग इसको पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। हम लोग पढ़ लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन की हम लोग बात करेंगे कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो हम लोग तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है ये? आपकी लास्ट टॉपिक है ये, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये संसाधन खत्म हो जाएगा। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन ये आपका 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के बीच आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन 26 अगस्त यानी यह सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में आयोजित किया गया था। तो जगह का नाम क्या था? ये सम्मेलन 2002 में तो आयोजित कर लिया गया था, लेकिन जगह का नाम क्या था? जोहान्सबर्ग। कहाँ आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग। और इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर, कितनी धाराओं पर? 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। यानी विश्व के लोग 150 बातों पर क्या करें? सहमति प्रदान करें। और लास्ट में कोई कंक्लूजन नहीं निकला, बोला कि इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। और इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के लगभग 2000, कितने? यानी अलग अलग देशों के 2000 प्रतिभागियों ने क्या किया था? भाग लिया था। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो हम लोग देख लेते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब? तो 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में। जगह का नाम था आपका रियो डी जेनेरो। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपका 23 से 27 जून 1997 ईस्वी में यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 2002 में आयोजित किया था। और यह जगह का आपका नाम था जोहान्सबर्ग। तो इन संसाधनों पे तो हम लोग बात कर लिए। आगे हम लोग अगले क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। हमने आपको बताया था कि अगला जो टॉपिक है संसाधनों का उपयोग है। थोड़ा सा पेशेंस नहीं खोना है, ये लगातार हमारे साथ बने रहना है ताकि हम लोग सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ें। नहीं कि 10 मिनट में पूरे लेसन को समाप्त कर देना और फिर बाहर निकल जाना, कोई उसका अर्थ नहीं है उस पढ़ने का। हमें पढ़ना है रिजल्ट लाने के लिए, न कि केवल ऊपर पढ़ लिए क्या हुआ नहीं हुआ, संसाधन समाप्त, उसके बाद उसका क्वेश्चन क्या आ रहा है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो हमें इस तरीके से बात करनी है, हमें इस तरीके से पढ़ने हैं ताकि हमको फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं इस संसाधनों पे हमने कुछ लिखा है संसाधन के बारे में। 2 शब्द मैं तो उतना अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन बोलने की कोशिश हमारी रहेगी कि हमने क्या लिखा है और क्या किया है। मैं 2 शब्द जरूर बोलूँगा इस संसाधन के बारे में कि क्या है संसाधन। ठीक है, तो मैं बस 2 शब्द बोलूँगा, 2 शब्द से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है, ए इंसान कर लो अपने रहन सहन में थोड़ा सा संशोधन। ए इंसान कर लो अपने रहन सहन में थोड़ा सा संशोधन, वो वक्त दूर नहीं जब वसुधा का खत्म हो जाएगा। वो वक्त दूर नहीं जब वसुधा खत्म हो जाएगा और संसाधन कुछ फिर नहीं मिल पाएगा। अगला है एक और है, उसको भी मैंने लिखा है, जिसके पास संसाधन होते हैं, वह अपनी उपयोगिता नहीं समझते, वह
उनकी उपयोगिता नहीं समझते, जिनकी ज़रूरत है वह उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन ये निष्कर्ष निकला कि हम लोग एक दिन ऐसा समय आएगा कि संसाधन के लिए हम लोग तरस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम लोग संसाधन के लिए तरस जाएंगे। इसीलिए मैं बोलूँगा जितने भी लोग हैं अधिक से अधिक अपने संसाधनों को बचाए रख सके, क्योंकि हमें पृथ्वी पे रहना है तो अधिक से अधिक हमें अपने संसाधनों को बचाए रखना है। आगे के क्लास में फिर हम एक अगला लेसन यानी प्राकृतिक संसाधन की शुरुआत करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।